बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, यानी कि जीव विज्ञान। हम लोगों का चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि एंजियोस्पर्म्स में जो पुष्पीय पौधे जो भी होते हैं वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है। उसमें किस तरह से कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जिसके द्वारा मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है उसके बारे में जान लिया है। हम लोग पॉलिनेशन के बारे में स्टार्ट कर चुके हैं बच्चों। आपको पहले से ही पता है कि पॉलिनेशन यानी कि परागण दो प्रकार से होता है, एक तो होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। तो बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और आज हम परपरागण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप क्लास 12th में आप सभी ने पढ़ा था कि स्वपरागण और परपरागण दो प्रकार से परागण होता है। तो जीनोगैमी को क्या कहते हैं आप? जीनोगैमी को हम कहते हैं परपरागण। स्वपरागण के बारे में आप सभी ने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है परपरागण के बारे में। परपरागण का मतलब ये कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज। देखिए, स्पीसीज सेम होगी लेकिन प्लांट मतलब दो अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में क्या होगा? पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि एक अलग पौधा होगा, उसका फूल होगा। स्पीसीज सेम ही होगी बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, स्पीसीज सेम होगी। पर मान लीजिए एक बहुत बड़ी बगिया है तो उसमें एक दूसरे पौधे से के एंथर से डेhiscence के बाद पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे और दूसरे पौधे के किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके वो लैंड कर देंगे। तो इस प्रकार का परागण क्या कहलाता है? आपका परपरागण कहलाता है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन किन किन तरीकों से हो सकता है? देखिए, पॉलिनेशन हो सकता है दो तरीकों से। एक तो आपका है एबायोटिक। एबायोटिक में आपका आ जाएगा वाटर और विंड, यानी कि वायु परागण और जल परागण। एंड बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस आर, बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आर, बायोटिक तरीके से हो सकता है जिसमें बच्चों आ जाते हैं आपके इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, हनी बी एटसेट्रा, यानी जिसे आप कीट परागण भी कह सकते हैं, जिसमें किसी जंतुओं के द्वारा परागण होता है और उसमें पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो किसी जंतु की सहायता से किसी पुष्प के एंथर से डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचा दिए जाते हैं। इस प्रकार का पॉलिनेशन आपका परपरागण और बायोटिक टाइप ऑफ पॉलिनेशन कहलाता है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं यूजिंग एबायोटिक मोड, क्योंकि पॉलिनेशन के टाइम पे जब वाटर और विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उस समय पे बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन्स की संख्या जो है बच्चों वो वेस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है। तो परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागण को आप जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और यहाँ पर दोनों पुष्प दो अलग अलग पौधों पर स्थित होते हैं, चाहे वे एकलिंगी हो या वे द्विलिंगी हो, और एक दूसरे से जेनेटिकली भिन्न होते हैं लेकिन जाति उनकी सेम होती है, स्पीसीज उनकी सेम होती है। परपरागण को आप जीनोगैमी भी कहते हैं, परपरागण को आप जीनोगैमी भी कहते हैं, परपरागण को आप जीनोगैमी भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चों आप लोगों का परपरागण की विधियां, परपरागण की बहुत सारी अलग अलग विधियां हैं। एक तो आपका एबायोटिक विधि है जिसमें आपका किसी भी वाटर से, वायु से या विंड से, जल से या हवा से इस किस तरीके से आपका पॉलिनेशन हो सकता है। दूसरे प्रकार का आपका है बच्चों जंतु परागण।
जिसे आप बायोटिक मीन ऑफ पॉलिनेशन कह सकते हैं। जैसे आपके अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स हो गए, बटरफ्लाईज हो गए, हनी बी हो गया, एक्सेट्रा। तो पर परागण की क्रिया को सफल बनाने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन या परागण साधन कहते हैं। तो इन परागण साधनों के आधार पर परागण आपका कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। परागण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला तो आपका हो गया वायु परागण, पहला तो आपका हो गया वायु परागण। दूसरा है आपका बच्चों जल परागण। ये दोनों तो आपके हो गए एबायोटिक। और तीसरा है आपका जंतु परागण, और ये आपका हो गया बायोटिक, जिसमें किसी जंतु की सहायता ली जा रही है, वो आपका हो गया एनिमल पॉलिनेशन, या आप इसे बायोटिक टाइप ऑफ पॉलिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एडॉप्टेशंस इन फ्लावर्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एडॉप्टेशन होने चाहिए फ्लावर में, वो आपको देखना है। तो विंड पॉलिनेशन के बारे में हम पहले जानेंगे, यानी कि वायु परागण के बारे में हम पहले जानेंगे। हम वायु परागण के बारे में पहले जानेंगे। इसमें क्या होता है बच्चों कि पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। और ऐसे पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्पों को क्या कहते हैं, जिनमें वायु परागण होता है, इस प्रकार के पुष्पों को आप वायु परागित पुष्प कहते हैं, वायु परागित पुष्प कहते हैं। ठीक है, इसमें वायु परागित पुष्पों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, उनके अंदर कुछ एडॉप्टेशंस होती हैं इन स्पेशल फ्लावर्स में पॉलिनेशन के लिए। क्या होता है इसमें, पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं बच्चों, पॉलन ग्रेन्स लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं और विंग्ड होते हैं। ये वायु परागित पुष्प छोटे होते हैं और आकर्षण रहित होते हैं। ये रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, और इनके अंदर मकरंद भी नहीं होता है। एंथर कैसा होता है, ये एंथर इसका वेल एक्सपोज्ड, यानी कि अच्छी तरह से खुला हुआ होता है। स्टिग्मा कैसा होता है, लार्ज एंड फेदरी। स्टिग्मा इसका बहुत बड़ा होता है और फेदरी होता है। फ्लावर कैसा होता है, वन ओव्यूल अरेंज्ड एज इनफ्लोरेसेंस। कैसा होता है, पुष्प क्रम में विन्यासित होता है। कैसा होता है इसका फ्लावर, पुष्प क्रम में विन्यासित होता है। पुष्प क्रम में विन्यासित होता है। इसके अलावा वायु परागित पुष्प छोटे और आकर्षण रहित होते हैं। ये रंगहीन, गंधहीन और मकरंद की भी इनको आवश्यकता ही नहीं होती है। वायु परागित पुष्प प्रायः ज्यादातर कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। पुष्प के अनावश्यक भाग जैसे कि आपके बाह्य दल हो गया, ये सब कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं। और स्टिग्मा और एंथर, ये वेल एक्सपोज्ड एंथर होता है और लार्ज और फेदरी स्टिग्मा होता है। वायु परागण करने वाले पुष्पों द्वारा बहुत अच्छी मात्रा में परागकण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वायु के झोंकों के साथ, हवा के झोंके के साथ पराग कणों का अधिकांश भाग ज्यादातर क्या हो जाता है बच्चों, इधर उधर गिर करके नष्ट हो जाता है, और फिर थोड़े ही परागकण वास्तविक परागकण क्रिया में भाग ले पाते हैं। परागकण छोटे होते हैं, शुष्क और हल्के होते हैं, यानी कि नॉन स्टिकी होते हैं, शुष्क होते हैं, लाइट होते हैं, यानी कि हल्के, वजन का बहुत कम होता है ताकि ये आसानी से इधर उधर उड़ सके। और कुछ पुष्पों के परागकणों में विशेष संरचनाएं भी पाई जाती है, जिसे आप विंग्ड पॉलन ग्रेन्स कह सकते हैं या पंख युक्त पॉलन ग्रेन्स कह सकते हैं। जैसे पंख युक्त पॉलन ग्रेन्स किस में पाए जाते हैं बच्चों, चीड़ में। चीड़ का जो पौधा होता है, इसके पराग कण कैसे होते हैं, पंख युक्त पराग कण होते हैं। इसमें कैसे होते हैं, पंख युक्त पराग कण होते हैं, पंख युक्त पराग कण, ताकि ये तेजी से हवा के झोंके के साथ
दूर उड़ सके। अच्छा, मक्का में देखिए इसका एग्जाम्पल है आपका डेट, पाम, कॉर्न कॉब और कॉटन, यानी कि कपास। और मक्का में भी कैसा होता है बच्चों, वायु परागण होता है। मक्का में कैसा होता है, वायु परागण होता है। अब हम बात करते हैं, ये हो गया आपका विंड पॉलिनेशन यानी कि वायु परागण। अब हम बात करेंगे जंतु परागण के बारे में। पहले हम जल परागण के बारे में बात करेंगे, वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों, वाटर पॉलिनेशन आपका ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में और एल्गी में पाया जाता है। वाटर पॉलिनेशन कहां पाया जाता है आपका, ब्रायोफाइट्स में, आपका वाटर पॉलिनेशन पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में और एल्गी यानी कि शैवाल में। इसमें पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं बच्चों, प्रोटेक्टेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग, यानी कि कुछ जेल के जैसी संरचना होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है और उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं बच्चों, सेफ होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका फ्रेश वाटर प्लांट्स यानी कि वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और सी ग्रास जोस्टेरा। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, फ्रेश वाटर प्लांट्स आपका वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला और सी ग्रास यानी कि जोस्टेरा। जल परागण, जल द्वारा होने वाले परागण को आप क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं, यानी कि वाटर पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं। ठीक है, अधिकांश जलोद्भिद पौधों में, यानी कि जो फ्रेश वाटर प्लांट्स होते हैं उनमें, पौधों में जो नर पुष्प से परागकण जल के माध्यम से मादा पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचा दिए जाते हैं। जल परागण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो होता है हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा होता है इपीहाइड्रोफिली। एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा होता है इपीहाइड्रोफिली। दूसरा होता है आपका इपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली, इसमें परागण जल के अंदर होता है। इसमें कैसा होता है बच्चों, इसमें जल के अंदर होता है परागण और इसमें जल की सतह पर होता है, जल की सतह पर, यानी कि जल के ऊपर की लेयर पे होता है और हाइपोहाइड्रोफिली में जल के अंदर होता है। तो इसमें आपका हाइपोहाइड्रोफिली होता है, इसमें जल के अंदर होता है, जोस्टेरा में। ठीक है, और वेलिस्नेरिया, लेमना, हाइड्रेला, इसमें कैसा होता है, इपीहाइड्रोफिली, यानी इसमें जल की सतह पर होता है। ये आपका इपीहाइड्रोफिली यानी इसमें होता है आपका जल की सतह पर। तो दो प्रकार से आपका जल परागण हो सकता है, एक तो जब जल के अंदर हो और दूसरा जब जल की सतह पे हो। जल के अंदर होने वाले का एग्जाम्पल है आपका सी ग्रास जोस्टेरा, जिसमें जल के अंदर आपका परागण होता है, और जल की सतह पर होने वाला परागण जो आपका इपीहाइड्रोफिली कहलाता है, फ्रेश वाटर प्लांट्स में पाया जाता है बच्चों, वो आपका वेलिस्नेरिया और हाइड्रेला में, लेमना में, इसमें सब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स, इसमें इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं, इनमें क्या मुख्य विशेषताएं पाई जाती हैं। प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स इन लार्ज नंबर, आप सबको पता है कि पॉलन ग्रेन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं बच्चों, वेस्ट होते हैं। बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन्स वेस्ट हो जाते हैं, तो जो काम होना है पॉलिनेशन का, वो अगर थोड़े से ही पॉलन ग्रेन्स होंगे तो वो पॉलिनेशन का काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए पॉलन ग्रेन्स की जो संख्या होती है, जो एंथर पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। यानी कि पॉलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा संख्या में प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर,
इनको नेक्टर प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इस प्रकार का पॉलिनेशन हवा और जल के द्वारा किया जाता है। तो जब उनको जंतुओं को आकर्षित नहीं करना है तो नेक्टर उनके अंदर नहीं होता है। ठीक है। जल परागित पुष्पों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं? जल परागित पुष्प अस्पष्ट, छोटे, रंगहीन, गंधहीन, मकरंदहीन होते हैं। परागकण हल्के होते हैं जिससे ये जल की सतह पर तैर सके। तो ये कैसे होते हैं? लाइट वेट होते हैं। लाइट वेट होते हैं। और क्या होता है? परागकण के चारों ओर मोम जैसे पदार्थ की एक तह होती है जो इसे जल में सड़ने से बचाती है। क्या होती है? आपकी म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जिससे पानी के अंदर पॉलन ग्रेन्स खराब ना हो जाए। वर्तिकाग्र लंबा, चिपचिपा और न गीला होने वाला होता है। मतलब वर्तिकाग्र जो स्टिग्मा होता है बच्चों, उस पर कोई पानी टिकता ही नहीं है, पानी नहीं टिकता है, वो गीला नहीं होता। ठीक है। तो आपके ये जल परागण और वायु परागण के बारे में आपने जाना। उसके बाद आपको जानना है इंसेक्ट पॉलिनेशन के बारे में। लेकिन पर परागण के फिर लाभ क्या क्या है उसके बारे में भी आपको जानना है। तो पर परागण से क्या क्या लाभ है? पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े, भारी और स्वादिष्ट होते हैं। इनमें बीजों की संख्या अधिक होती है। पर परागण से जो भी फल बनते हैं उसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। पर परागण से उत्पन्न बीज बड़े, भारी, स्वस्थ और अच्छी नस्ल वाले होते हैं। क्योंकि इसमें क्या आती है बच्चों? विभिन्नता आती है। विभिन्नता आती है, इसलिए वो उसकी जो आप कह सकते हैं कि स्पीसीज उसकी अच्छी होती है, नस्ल अच्छी होती है। पर परागण के द्वारा रोग प्रतिरोधक नई जातियां तैयार की जा सकती हैं। ठीक है। उसके द्वारा क्या हो सकता है? कुछ नई जातियां तैयार की जा सकती हैं। पर परागण से आनुवांशिक पुनर्योजन के द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। आप सबको पता है कि जब परागण सेल्फ पॉलिनेशन ना हो करके क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो उसमें विभिन्नता की संभावना ज्यादा होगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एनिमल्स में लैंगिक जनन के द्वारा विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है ना। तो पर परागण के द्वारा भी इसी तरह से आपको नई विभिन्नताओं वाले पुष्प और फल प्राप्त होते हैं। पर परागण द्वारा प्रकृति में स्वतः ही पौधों की नई जातियां उत्पन्न होती रहती हैं जिसमें नए गुणों का समावेश होता रहता है और हाइब्रिड विगर के कारण अच्छी संतति बनती है। यानी कि जो नया पुष्प होगा, जो नया फल होगा, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज अच्छी होंगी, पुराने के अपेक्षा क्वालिटीज उसकी पेरेंट के अपेक्षा जो उसकी डॉटर फ्लावर होगा उसकी क्वालिटी कुछ ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है। अच्छा, पर परागण से कुछ हानियां भी हैं। क्या हानियां हैं? पर परागण की क्रिया अनिश्चित होती है क्योंकि परागण के लिए ये वायु पर, जल पर और जंतु पर निर्भर होते हैं। परागित करने वाले साधनों की समय की उपलब्धता ना होने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से रह जाते हैं। पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। कीटों को आकर्षित करने के लिए चटकीले रंग, बड़े दल, सुगंध और मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है, जिस सब में क्या होता है? अधिक पदार्थ का अपव्यय होता है और अधिक ऊर्जा का ह्रास होता है। पर परागित पुष्पों में, विशेषकर वायु परागित पुष्पों में, परागकण अधिक संख्या में नष्ट होते हैं और पर परागित बीज सदैव संकर होते हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चों आप लोगों को जानना है इंसेक्ट पॉलिनेशन यानी कि कीट परागण के बारे में। इंसेक्ट पॉलिनेशन में फ्लावर्स कैसे होते हैं? इंसेक्ट पॉलिनेशन में आपके फ्लावर्स लार्ज, बड़े होते हैं। फ्लावर्स कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? ये लार्ज होते हैं और कलरफुल होते हैं। कलरफुल होते हैं यानी कि चटकीले रंग के होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, बहुत ज्यादा सुगंधित होते हैं, रिच इन नेक्टर होते हैं,
यानी उनके अंदर मकरंद की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना होता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना होता है। उनको क्या करना होता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना होता है। तो जैसा काम उनको करना होता है उसके हिसाब से उन फ्लावर्स की भी संरचना होती है। पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं बच्चों? उनके पॉलन ग्रेन्स स्टिकी होते हैं, यानी कि चिपचिपे होते हैं। और स्टिग्मा की जो ऊपर की परत होती है वो भी कैसी होती है, स्टिकी, यानी कि चिपचिपी होती है। कुछ पॉलिनेटर्स के कुछ रिवॉर्ड्स हैं, क्या है? उनको नेक्टर मिलता है। जो आपका इंसेक्ट है, जो जंतु है, जो पॉलिनेशन कराता है, उसको उसके बदले में क्या मिलता है? नेक्टर मिलता है। एडिबल पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं, जो उसको भोजन के रूप में वो यूज कर पाते हैं। और वो प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स, यानी जो कीट पॉलिनेशन कराते हैं उन कीटों को एग्स देने के लिए सेफ प्लेस आपका ये फ्लावर्स का स्टिग्मा पार्ट होता है। फ्लावर्स के ऊपर ही ये क्या कर देते हैं, अपने एग्स को छोड़ देते हैं और वहां पे वो उसके उनके कीटों के एग्स जो हैं वो सेफली फिर कीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो कीट परागण है, इंसेक्ट पॉलिनेशन है। इसके बाद बच्चों आपको पॉलिनेशन के बारे में आपने वायु परागण के बारे में जान लिया, जल परागण के बारे में जान लिया, आपने वायु परागण के बारे में जाना, आज आपने जल परागण के बारे में जाना। ठीक है, दूसरा आपको जंतु परागण के बारे में जानना है, यानी कि बायोटिक टाइप ऑफ पॉलिनेशन के बारे में जानना है। इसके बारे में हम अगली कक्षा में जानेंगे कि ये कितने प्रकार से होता है, मतलब अलग अलग जंतुओं के द्वारा जो परागण होता है उसको अलग अलग नामों से जानते हैं और अलग अलग तरीके से होता है। तो उसके बारे में हम अगली कक्षा में जानेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में आप लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में जाना। पॉलिनेशन बायोटिक टाइप से भी हो सकता है और एबायोटिक टाइप से भी हो सकता है, यानी कि अजैविक और जैविक दो तरीकों से हो सकता है। अजैविक तरीकों से होने वाला परागण वायु परागण और जल परागण है। आज के सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में हम बायोटिक तरीके से यानी जैविक तरीके से परागण कैसे होता है, जंतुओं के द्वारा परागण कैसे होता है और किस किस प्रकार से कौन कौन से जंतु के द्वारा होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मन लगा के, ध्यान लगा के, अपनी बुक से पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो।